नमस्कार। अब हम आज बात करते हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपभोग फलन की। पहले हम बात करें अल्पकालीन उपभोग फलन की। कीनीजियन अर्थशास्त्र में जो हमारा है वो मुख्यतः अल्पकालीन विश्लेषण पर आधारित है और यहाँ हमारे अल्पकाल में उपभोग फलन का बीजगणितीय सूत्र जो कि ए डायग्राम में हमने लिखा हुआ भी है वो है C = A + BY। इसमें C हमारा कुल उपभोग व्यय, A स्वायत्त उपभोग की धनात्मक स्थिर मात्रा और BY प्रेरित उपभोग का सूचक है जो कि हमारे राष्ट्रीय आय के उस स्थिर अनुपात पर निर्भर करता है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। ये ए डायग्राम हमारा इस अल्पकालीन उपभोग फलन को ही बताता है। यहाँ उपभोग फलन का रेखीय उपभोग फलन हम देखते हैं जो कि C = A + BY है और ये लंबवत अक्ष पर 0 से ऊपर से शुरू होता है जिसमें औसत प्रवृत्ति गिरती हुई होती है जबकि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर रहती है। इसलिए औसत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होती है, यानी ये हमने नीचे लिखा है APC > MPC, यानी उपभोग की औसत प्रवृत्ति उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से ज़्यादा होती है। अब हम बात करें बी डायग्राम की जो कि हमारे दीर्घकालीन उपभोग फलन को बताता है। दीर्घकालीन उपभोग फलन को हम C = BY के समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं जिसमें C हमारा कुल उपभोग व्यय और BY हमारा प्रेरित उपभोग है जो राष्ट्रीय आय के उस स्थिर अनुपात पर निर्भर है जो उपभोग पर व्यय किया जाता है। दीर्घकालीन उपभोग फलन की रेखा दोनों अक्षों के मूल बिंदु से प्रारंभ होती है जो कि ये बताती है कि दीर्घकाल में उपभोग और आय के बीच में एक निश्चित आनुपातिक संबंध बना रहता है। परिणाम स्वरूप दीर्घकालीन औसत उपभोग प्रवृत्ति और दीर्घकालीन सीमांत प्रवृत्ति दोनों स्थिर और बराबर रहती हैं, यानी APC = MPC होता है। अब हम बात करें उपभोग फलन की दो तकनीकी विशेषताओं की या गुणों की, तो उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति देश में कुल आय और कुल उपभोग व्यय के पारस्परिक संबंध की व्याख्या करता है जो कि ये बताता है कि आय में परिवर्तन होने पर उपभोग व्यय में भी परिवर्तन आता है, किंतु ये परिवर्तन कितना होगा इसे नापने के लिए उपभोग फलन की दो तकनीकी विशेषताओं या गुणों के रूप में हम औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की अवधारणाओं को देखते हैं। तो इसमें हम पहले बात करते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति की। औसत उपभोग प्रवृत्ति का अभिप्राय हमारी आय के निश्चित स्तर पर कुल उपभोग व्यय के आपसी अनुपात से है। प्रोफेसर के कुरिहारा ने इसकी डेफिनेशन दी है। वो ये बताते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति को आय के किसी विशिष्ट स्तर पर उपभोग व्यय के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि आय के किसी विशिष्ट स्तर पर औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए इसका ये फॉर्मूला हमारे पास में है C/Y, जो कि यहाँ सामने मैंने लिखा है। C हमारा उपभोग है और Y हमारी कुल आय है। अब अगर किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय 1000 करोड़ है और उपभोग व्यय 1250 करोड़ रुपए है तो हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी वो हम यहाँ देख सकते हैं। ये हुआ हमारा उपभोग व्यय है 1250 करोड़ रुपए और हमारी आय है
1000 करोड़ रुपए, तो उपभोग प्रवृत्ति हमारी होगी 1.25 के बराबर। तो अब अगर हमारी आय बढ़ जाती है और व्यय भी हमारा बढ़ जाता है, जैसा कि हमने कल जो हमने टेबल देखी थी उसमें देखा था कि हमारी आय भी 2000 करोड़ रुपए है, हमारा व्यय भी, हमारा उपभोग व्यय भी 2000 करोड़ रुपए, तो ऐसे में हमारी औसत उपभोग प्रवृत्ति 1 होगी। दूसरी बात हम करते हैं इसमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का अभिप्राय कुल उपभोग व्यय में परिवर्तन का कुल राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के अनुपात से है। प्रोफेसर के कुरिहारा ने इसकी भी डेफिनेशन दी है और वो ये कहते हैं कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को उपभोग में परिवर्तन का आय में परिवर्तन से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अथवा यह आय में परिवर्तन होने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन की दर है। इसका अगर हम फॉर्मूला लिखें तो MPC = डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y होता है, यानी कुल उपभोग में परिवर्तन जिसे हम डेल्टा C से डिनोट करते हैं और कुल आय में परिवर्तन जिसे हम डेल्टा Y से बताते हैं। तो इनका कुल उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात हमारा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। और इसको अगर हम वैसे देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि अगर मान लें हमारे उपभोग में परिवर्तन 750 करोड़ रुपए का हुआ और आय में परिवर्तन हमारा 1000 करोड़ रुपए का हुआ, तो हमारी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.75 होगी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को उपभोग प्रवृत्ति वक्र के ढाल के द्वारा नापा जाता है और इसे आय और उपभोग में परिवर्तन के अनुपात में भी नापा जाता है। अब हम सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं देखें तो सबसे पहली विशेषता इसकी है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा धनात्मक होती है, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आय में होने वाली संपूर्ण वृद्धि पूरी तरह से उपभोग पर व्यय नहीं की जाती है और न आय घटने पर उपभोग में उसी अनुपात में कमी आती है। दूसरी विशेषता सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सदैव इकाई से कम होती है। ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य हमेशा शून्य से ज़्यादा होगा लेकिन इकाई से कम होगा। इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, MPC लाइज बिटवीन 0 to 1, यानी MPC ये उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, इसका मूल्य हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता, यानी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। हालांकि हमारा उपभोग जो है वो आय का बढ़ता हुआ फलन है, लेकिन उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि के मुकाबले सदा कम रहती है। तीसरी बात है, निर्धन वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य धनी वर्ग की सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होता है। इसका कारण ये है कि जो निर्धन वर्ग है उसकी आय का स्तर नीचा होने के कारण वो अपनी आय का बड़ा भाग और कई बार पूरी की पूरी आय को उपभोग पर खर्च कर देता है।
जबकि धनी वर्ग का आय का स्तर बहुत ऊंचा होता है और उनका उपभोग पर होने वाला भाग जो है वो अपेक्षाकृत कम होता है। इसलिए धनी व्यक्तियों की MPC या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कम होती है, निर्धन वर्ग की उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। चौथी विशेषता इसकी MPC की है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अल्पकाल में आय के विभिन्न स्तरों पर स्थिर रहती है। ये अल्पकाल में आय के जितने भी स्तर हैं उन पर हमारी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति स्थिर रहेगी। नेक्स्ट है, अल्प विकसित देशों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है, जबकि विकसित देशों में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति नीची होती है। और यही कारण है कि विकसित देशों में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए हमेशा उपभोग को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। अब बाकी का अपन बाद में आगे देखेंगे।